बिछरा के इलाके में जो एक वाक़या पेश आया, एक खातून ने इंतहाई सफाकियत के साथ अपने 3 मासूम बच्चों को ज़िबा कर डाला। तो उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DSP इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग कमर अब्बास साहब। उनसे डिटेल जानते हैं कि वाक़या कैसे हुआ, जब वो मौके पर गए उन्होंने क्या क्राइम सीन देखा और उसके बाद के जो हालात थे उस हवाले से उनसे डिटेल से बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि जो वाक़या हुआ है वो जब आप मौके पर गए क्राइम सीन क्या था, उसकी वालदा कहाँ पर थी, बॉडीज़ कहाँ पर थे, फिर उसके बाद के जो हालात थे उसमें ज़रा डिटेल से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जब हम पुलिस मौके पर पहुंची है तो ये 2nd फ्लोर पे बिल्डिंग है, कमरा जिसमें रह रहे हैं। तो कमरे के अंदर गए हैं तो सामने बेड के ऊपर एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, साथ 2 फीडर पड़े हुए थे दूध वाले, और एक बेटे और एक बेटी की लाश नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। पास 2 छुरियाँ पड़ी हुई थी। तो अजीब सा सीन था। और जो माँ थी वो बड़े कॉन्फिडेंट में थी। उसका वावेला हमें समझ नहीं थी आ रही कि वो वावेला नहीं है जिस माँ की औलाद जिस तरह ज़िबा हो जाए और वो इतनी इत्मीनान में और पुरसकून हो। तो फिर वहाँ पे तमाम सीनियर कमान भी आ गई, डी साहब इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन, सारे अफसरान भी आ गए। ASP साहब गुलबर्ग थे, मैं था, SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने वो फोरेंसिक लैब को बुलाया, क्राइम सीन वालों को बुलाया। तो जब उन्होंने अपनी तमाम वर्किंग की तो फिर हमने साथ वाले कमरे में ये जो बच्चे थे इनकी दादी, चचा, वालिद और वालदा मौजूद थे। उनको हमने इंटेरोगेट किया तो बातों की कुछ समझ आना शुरू हुई कि जो दादी और चचा तो उस वक्त घर पे नहीं थे, काम पे गए हुए थे। अकेली माँ थी। माँ ये बताती है कि मैंने कुछ 12:30 बजे बच्चे खेल रहे थे, मैंने कमरे को लॉक किया है, अंदर LCD चलाई है कि LCD देखे। मेरी तबीयत ख़राब थी। इसने बाहर आके अपने खामद रमज़ान को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आकर डॉक्टर के पास ले जाओ, और जो ख़ुद बाहर चौक में चली गई है। तो उसका खामद आया तो वो इसको वहाँ से लेकर डॉक्टर के पास गया है, जिसने बताया कि BP लो हुआ है। फिर ये इसने कहा कि चलो मैं घर में जाके, खामद ने कहा कि मैं तुम्हें अंडा उबाल के देता हूँ, उससे तुम्हारा BP ठीक हो जाता है। ये वापस आए तो घर की लाइट गई हुई थी। जो खामद था वो बाहर बिजली की तारें चेक करने लग पड़ा और बीवी ऊपर गई और ऊपर जाकर दरवाज़ा खोला और उसके बाद इसने शोर डाल दिया, रोना पीटना शुरू कर दिया। तो खामद ऊपर गया तो उसने सामने बच्चों को देखा तो वो ज़िबा हुए पड़े थे। ये क्राइम सीन था। अच्छा कमर साहब, जो छुरी इसके खातून जो रिदा फातिमा है बच्चों की माँ, इसके हाथ में थी जब आप क्राइम सीन पे गए? हाँ जी, एक छुरी इसके हाथ में भी थी। FIR में जो लिखा गया वो इस्तगासा जो है उसके मुताबिक एक छुरी इसके हाथ में थी और पुलिस को देखकर इसने सोफे पर फेंकी छुरी। बिल्कुल, वो छुरी अभी हमने कब्जे, इसने पुलिस को देख के छुरी फौरी सोफे पर फेंकी है। उससे पहले इसने अपने हाथ वगैरह भी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं, छुरी को भी धोया इसने। ये सीन हुआ। दूसरा ये बताइएगा कि इसने पुलिस को जो है वो डाइवर्ट करने के लिए पुलिस को क्या बहाने बनाने शुरू किए, क्या कहानियाँ सुनाई थी वहाँ पर? डाइवर्ट करने के लिए इसने अजीब सी स्टोरी घड़ी। इसने कहा जी मैं खुद ही ताला लगा के गई हूँ और जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने ताला खोला, कमरे में कोई और एंट्री एग्जिट भी नहीं है, और जो छुरियाँ थी वो 2 बच्चे जो नीचे थे बड़े, उनके हाथों में थी। इस बात खामद ने भी इस बात की कही कि ये छुरियाँ उनके हाथों में थी। वहाँ से फिर पुलिस को शक पड़ा और पुलिस ने फिर जैसे जैसे अंदर घुसती गई है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। इसने ये भी शो करवाने की कोशिश की कि बच्चों ने खुद ही एक दूसरे को ज़िबा किया है। वो जो दोनों हाथों में छुरियों वाली बात थी, वो यही इसका तमाशा था कि बच्चों ने किसी को छुरियाँ मार ली। इस तरह तो नहीं ना होता इतना इंसान जो पुलिस वाले बेवकूफ़ तो नहीं होते कि ऐसी बातों को मान लें। अच्छा, इसकी सास और इसका जो देवर है बाबर डॉन गालबन, उसका शायद कोई नाम है, उनका क्या किरदार है इस सारे मामले में? इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, अपने खामन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, क्या वजह है? नहीं, ताल्लुकात ठीक थे। जो अक्सर घरेलू नाचाकियाँ होती हैं वो हमारे मुआशरे की एक ऐसे ही एक्सपेक्ट है, अनाओं की लड़ाई होती है, वो इनमें भी थी। खामद ये कहती कि खामद मुझे एक तो जिस्म फरोशी पे मजबूर करता था और दूसरा ये कहता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, और मैं इसको कहती थी कि तुम इनका DNA करवा लो, तुम्हारे ही हैं। इसने DNA भी नहीं करवाया। बस गुर्बत की लड़ाई है, 30,000 उसकी तनख्वाह है,
50-60 हज़ार घर का खर्चा होता है। तो बस इसी ऐसी अजीबोगरीब सी स्टोरी है। ये फैमिली कहाँ की रहने वाली है? पीछे से इनका कहाँ से ताल्लुक़ है? पीछे से झांके रहने वाले हैं। 7 साल हो गए उनकी शादी को, 7 साल से इधर ही रह रहे हैं। तो बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है, बॉडीज हैंड ओवर कर दी गई हैं? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो गया। बॉडीज़ के फादर के हैंड ओवर सुबह ही हो गई थी, वो सुबह ही लेके जंग चला गया। वहाँ जंग में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी, वहाँ जंग में सारी रसूमात अदा हो। अच्छा कमर साहब, ये भी बताइएगा कि तफ्तीश के दौरान कोई बात सामने आई है कि एक शख्स जिसके साथ इस खातून का ताल्लुक़ था उसको भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं उसका किरदार इस कत्ल के हवाले से प्लानिंग में तो नहीं है? नहीं, ये आशन वाली स्टोरी आई थी बीच में। कोई शहर जहाँ नामी लड़का बताया गया था, उसके खाम ने भी तस्दीक की। ये टिकटॉक पे उससे बातें करती थी, मैसेजिंग करती, जो टिकटॉक एक बीमारी हमारे माशरे में चल पड़ी हुई है। तो वो 6 महीने पहले इसने इसके माँ बाप को बताया, इससे बातचीत की, तो वो सीन इसका ख़त्म हो गया था। ये ऐसी स्टोरी नहीं है कि आशना के कहने पे या आशना के साथ मिल के ऐसा वाक़या हुआ। आशना वाला इसमें कोई सीन नहीं है। आला कत्ल एक ही है या 2 आला कत्ल है? 2 छुरियों से ज़िबा किया गया? आला कत्ल एक ही है जो पुलिस के पास मौजूद है। उसी से तीनों बच्चों को ज़िबा किया? उसी से तीनों बच्चों को ज़िबा किया है। तो और इसमें मज़ीद आप क्या समझते हैं कि तफ्तीश के दौरान कोई चीज़ ऐसी जो अभी रहती हो और उसके लिए मज़ीद पुलिस को कोशिश करनी है? उसमें जो फोरेंसिक लैब है उनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। जो ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट वाले सारे वो लेके गए, उनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। उसके बाद वो जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है उसकी चेन मुकम्मल हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं बतौर एक माहिर तफ्तीशी अफसर कि इस 3 बच्चों के कत्ल में ये अकेली ही प्लानर थी, इसने खुद ही किया है या और भी किसी का कोई किरदार है? नहीं, हमारी तफ्तीश में ये अकेली ही प्लानर है। ये 2-3 दिन से इस ख्यालों में चल रही थी। 3 दिन पहले ये छुरी भी लेके आई है बार बाज़ार से जाके, सेल मेले से। तो ये खुद ही इसमें शामिल थी, कोई और इसके साथ शामिल नहीं। ये बातें भी सुनने में आ रही थी मोहल्ले में भी, बल्कि तफ्तीश के दौरान भी कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि इसने का ताल्लुक़ किसी से था और ये उससे शादी करना चाहती थी। इसका खामंद उसको तलाक नहीं दे रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मोहल्लेदारों ने कोई कहानी बना के अपने ख्याल से सुना दी, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा ये बताइएगा, बच्चों के कत्ल करने की वजह सिर्फ यही थी कि जो घरेलू नाचाकी है, जो झगड़ा है, या उसको जो ताने मिलते थे घर से, या वो अपने खामन से जान छुड़वाना चाह रही थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसका खामन जो है वो उसको तलाक नहीं दे रहा था बच्चों की वजह से, और वो ये भी चाह रही थी अगर मैं खुद से कहीं चली जाती तो मैं उसको ये शुबा था कि बच्चों को उसके खामन ने किसी यतीम खाने में या कहीं किसी इदारे में भिजवा देना था, उसको ये भी शुबा था। ऐसी भी कोई बात सामने आई है? हाँ बिल्कुल, वो उसे जान छुड़ाना चाह रही थी। उसने यही कहा कि मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों को मार दूंगी तो मेरी से जान छूट जाएगी। दूसरा ये बताइएगा कि अब इसका स्टेटस क्या है मुलजमा का? इसका कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड क्या? जी बिल्कुल, वो कोर्ट में पेश किया गया। वो रिमांड वापसी जिस्म में है, उस पर जो जितने अमूर बकाया हैं उन पर पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगी। ये अब रिमांड कितने दिन का मिला है? 5 दिन का मिला। और पुलिस ने कितने दिन का रिमांड कॉल किया था? हमने 10 दिन का लिखा था, 5 दिन का मिला। मजीद हमें मिल जाएगा, वो कोई इशू। दूसरा, अब इस रिमांड के दौरान आला कत्ल जो है वो उसकी बरामदगी का अमल जो है वो अपना कानूनी तौर पर जो है उसको फोरेंसिक रिपोर्ट और जो सारा आला कत्ल की बरामदगी वगैरह वो सारा सीन वापसी इसमें रिमांड भी कंप्लीट होगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जो चेन है उसको थ्रू किया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप मौके पर गए इतला मिलने पर और जब इनको इंटरोगेट करना शुरू किया, इनसे वहाँ पर पूछा आपने, तो जो बच्चों का वालिद था रमज़ान, उसका क्या अपना रवैया था और उसका क्या कहते हैं कि अपनी बीवी के मुतल्लक या दीगर घर वाले जो थे उसके मुतल्लक और बच्चों के कत्ल के मुतल्लक उसका क्या बयान था, क्या कहता था? नहीं, उसने किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। ही बस शॉक्ड, रो रहा था, चीखें मार रहा था, अल्लाह से इंसाफ मांग रहा था। तो वो जो नेचुरल होना चाहिए उसका वही सीन था। तो उसने किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। कमर साहब, बहुत ही दिलखराश वाक़या है। जो भी साहिब औलाद हैं, ख़ास छोटे छोटे बच्चे, कितनी बेदर्दी से उनको मारा गया। और ज़ाहिरी बात है, जो आप लोगों को तो खुद वहाँ पर जाकर सारा क्राइम सीन देखा है, तो जो जिन्होंने नहीं भी देखा वो उनके सुनने से ही उनका जो है दिल दहल जाता है। तो आपके इंटेरोगेशन के दौरान इस खातून से कोई बात हुई, उसको कोई पशेमानी, किसी किस्म का पछतावा या अपनी गलती का कोई एहसास है उसको? देखिए, ये दौरे फितना कुर्बे क़यामत है। आजकल के जो हालात है, पहले ही हमें हमारे दीन में, रवायतों में, हदीस में मिल जाती हैं चीज़ें।
तो ये कुर्ब क़यामत दौर फितन है, उसको कोई पछतावा कोई मदावा नहीं था। यानी कि बच्चों के कत्ल के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी वो बड़े कॉन्फिडेंट में थी, उसके कोई पछतावा उसको हमने नहीं देखा, कोई उसका वो वैन नहीं देखा जो उसका दिल से निकला हो। जितने वैन पहले थे वो सब ड्रामे थे, इतनी नफ्सियात तो हम भी समझते हैं। अच्छा, जब गए थे वहाँ पर उस वक्त बैन कर रही थी, ड्रामे कर रही थी उस वक्त? हाँ जी, जब हम गए तो ये रोद हो रही। आफ्टर अरेस्ट वो नॉर्मल रही है और सारी कहानी आपको उसने बयान कर दी? वो सारी फिर इंटरोगेशन में सारी कहानी सामने आ गई। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा कि अब तफ्तीश है, उसका रिमांड है 5 दिन का, फिर मज़ीद रिमांड भी उसका अभी आप लेंगे, तो आप बीइंग अ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर क्या समझते हैं कि आप चलान जो है वो ऐसा मुरतब करेंगे कि इसको अदालत से सज़ा हो? क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम जो है वहाँ पर बहुत सारे सुकम है, बहुत सारी मतलब कि खला रह जाती है। कानून में हमारा ये समझ लें कि मुलज़मों के लिए ज़्यादा आसान है और मुद्दइयों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। आप क्या समझते हैं, आप चलान कैसा मुरतब करेंगे और एविडेंसेस जो हैं वो काफ़ी हैं उसके लिए, और उसका इकबाल जुर्म काफ़ी है कि उसको अदालतों से सज़ा हो सके? जी, सिर्फ इकबाल जुर्म काफ़ी नहीं होता, दूसरी एविडेंस भी है जो हम उससे कोलैबोरेट करेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, क्राइम सीन वालों की रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसके बाद जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी है। तो एक ही मुलज़मा है, कोई इसमें नामालूम साथ नहीं है, वही कसूरवार है, उसी ने ये घिनौना इर्तिकाब किया है, माँ के नाम पे उसने कलंक लगाया है, तो इंशाल्लाह ये सज़ा याब होगी। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका, आपके टाइम का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट सलमान ज़हूर साहब। उनसे बात करेंगे इचरा में जो एक खातून ने 3 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया, उस हवाले से उनसे बात करेंगे कि इस खातून ने इकबाल जुर्म किया, इकबाल आला कत्ल जो है वो मौके से बरामद हो गया, और उसके अलावा जो सरकमस्टांसिस थे, जो वजूहात वो बता रही है वो उसको सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं। क्या पुलिस का चलान इस कदर मजबूत होगा कि वो इसको सज़ा दिलवा सकेगी, या आगे चल के खातून जो है वो अदालतों से रिलीफ हासिल करेगी? इस हवाले से जानते हैं सलमान ज़हूर साहब से। जी सलमान भाई, ज़रा बताइएगा कि ये क्या मामला है और आगे चल के इस मामले का क्या बनेगा? लेकिन सबसे पहले तो ये, इसको हम अपनी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं अनसीन अकरेंस है, और ऐसा कोई इसका यानी शाहिद तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब इसमें जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसमें फिर हम तायदी शहादत, या जिसको सर्कमस्टांशियल शहादत भी कहते हैं, फिर हम उसके ऊपर अलाय करते हैं। अब दौरान तफ्तीश पुलिस की भी कस्टडी में अगर उसने इकबाल जुर्म किया है, उसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो अपने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट देती है, वो एक एविडेंशरी वैल्यू, उसके साथ एक प्रिजम्पशन और ट्रुथ भी अटैच है, और वो एक चीज़ जौन सी है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है। जहाँ तक आपने फरमाया कि छुरी बरामद हुई है, वो आप समझ लें कि एक तरह से उसको कनेक्टेड करने के लिए, उसको एक इस ऑफेंस से कनेक्ट करने के लिए उसकी पॉइंटेशन पे अगर बरामद हुई है या मौके से बरामद हुई है, ये 2 चीज़ें फ़र्क हैं। अगर तो उसकी पॉइंटेशन पे, पॉइंटेशन मीन्स कि उसने ख़ुद उस तरफ लीड करके जाके बताया कि जी यहाँ पे मैंने फेंका है, ये जो मौके से बरामद हुई है, मौके से बरामद हुई है। अब उसके अंदर बहुत सी ऐसे चीज़ें शामिल हैं कि मसलन उस छुरी का अगर फोरेंसिक कराते हैं, ब्लड स्टेन जौन सा है, उन जो बच्चे ज़बह किए हैं उनका ब्लड सारा, वो सैंपल्स जो मिट्टी, वो वहाँ से जो उन्होंने रुई की खून आलूद रुई ली है, वो सारी चीज़ें, ब्लड सैंपल्स वगैरह, DNA वगैरह होगा कि उन्हीं बच्चों का है कि नहीं है। अगर तो सिर्फ इस चीज़ पे रहते हैं कि दौरान तफ्तीश उसने पुलिस के सामने सिर्फ कन्फेशन कर लिया, तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है जी। और जहाँ तक मियाँ बीवी के अगर कोई ताल्लुकात की बात है, वो भी सारा जौन सा है कनेक्ट करेगा, लेकिन जो मेन बात है वो है उसकी अपनी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसके अलावा अनसीन अकरेंस है। और उसके अंदर अगर आप ये कहें कि कैपिटल पनिशमेंट हो जाए, तो मेरी अपनी नाक़िस राय में ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, इस केस में जो मुद्दई है वो पुलिस बनी है, जो इंस्पेक्टर हैं SHO इचरा, उनकी तरफ से इस्तग़ासा दिया गया है, वो मुद्दई बने हैं। पुलिस के मुद्दई बनने से केस ज़्यादा मजबूत होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती पुलिस के मुद्दई बनने से केस के। ये एक मेथड देखें,
हमारे लॉ के मुताबिक जो दफ़ा 154 है, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लॉ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है इन्फॉर्मेंट का। और किसी जगह पे भी कोई ऐसी कदखन नहीं है कि जी पुलिस वाले जौन से मुद्दई नहीं बन सकते। बात ये होती है कि जहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आता तो पुलिस ख़ुद भी मुद्दई बन जाती है और उस केस को बाकायदा उसी तरह से किया जाता है जिस तरह बाकी तफ्तीशें की जाती हैं। उसमें कोई इतना तफ्तीश फ़र्क होती है, वही तमाम जो कायदे कानून हैं वो सारे अप्लाई होते हैं उस तरह, उसमें तफ्तीश पे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें आगे चल के जब केस चलेगा तो आप बीइंग अ लॉयर आपको पता है कि हमारे जो कानून में है उसमें खासे सुकम पाए जाते हैं। उसमें यहाँ पर पाकिस्तान में कानून जो है वो मुल्ज़िमों के लिए मेरे ख़्याल से बल्कि एक आम सी राय है कि ज़्यादा आसान है, मुद्दईयों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आगे जाकर इस खातून को कोई रिलीफ मिलने के चांस हैं? देखें, जो शहादतें इकट्ठी की गई हैं ना अब तक, क्योंकि मुझे पूरा इल्म नहीं है कितनी शहादतें इकट्ठी हुई हैं, जो भी सारी तायदी शहादतें उसकी तरफ और वो कनेक्टेड हैं आपस में, चेन ऑफ इवेंट्स उसको हम कहते हैं कि चेन ऑफ एविडेंस अगर एक कनेक्ट हो रहा है आपस में तो फिर तो इसकी सज़ा हो सकती है। ठीक है, वो चेन ऑफ इवेंट्स कहीं पे ब्रेक होता है तो फिर सज़ा में कमी बेशी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि क्विट हो जाए। लेकिन जो मुझे आज की अभी तक जो न्यूज़ है उसके मुताबिक तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो बरीयत के ग्राउंड हैं वो बड़े मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं। एक सेंटेंस के चांसेस, एक सज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में कि चेन ऑफ एविडेंस सारी लिंक करती है। इस केस के हवाले से सलमान ज़हूर साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आगे मुस्तक़बिल में चलकर इस केस का फ़ैसला क्या हो सकता है। अब इस केस के हवाले से हम मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ एक खातून एडवोकेट भी हैं और उनसे भी बात करेंगे और बीइंग अ मदर भी उनसे पूछेंगे कि आया कि कौन खातून, कौन सी ऐसी माँ है जो इस कदर ज़ालिमाना तरीके से जो है बेदर्दी से, सफाकी से अपने बच्चों को कत्ल कर सकती है।